नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। जनपद गौतम बुद्ध नगर में विरसक थाना क्षेत्र के चिपियाना बुजुर्ग पुलिस चौकी में हिरासत में एक युवक ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में परिजनों द्वारा गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद पुलिस आयुक्त ने पुलिस चौकी में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। पुलिस उपायुक्त सेकंड जोन सुनीति ने बताया कि पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के आदेश पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के साथ साथ घटना की उच्च स्तरीय जांच के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले में थाना प्रभारी और सहायक पुलिस आयुक्त की भूमिका की जांच की जा रही है। पुलिस उपायुक्त ने कहा कि चिकित्सकों के एक पैनल बनाकर शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। सुनीति ने बताया कि चिपैना गांव के पास एक कंपनी में काम करने वाले एक महिला ने अपने सहकर्मी योगेश पर बलात्कार का आरोप लगाया था और उसने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक लखनऊ से शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि जांच दल लखनऊ से नोएडा आया और इस जांच के क्रम में पुलिस ने योगेश को पूछताछ के लिए चौकी पर बुलाया। उन्होंने कहा कि इसी बीच पुलिस को चिपियाना के एक युवक की खुदकुशी की सूचना मिली। इस पर योगेश की चौकी लेकर आए पुलिसकर्मी उसे बाहर कुर्सी पर बैठाकर घटनास्थल रवाना हो गए। सुनीति ने कहा कि उस वक्त चौकी पर एक महिला कांस्टेबल निगरानी पर थी। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि इसी दौरान योगेश ने चौकी के अंदर जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और पंखे से फंदा लगाकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। योगेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भैया, क्या हुआ आपके साथ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र है। जितेंद्र, क्या आप चिपियाने की चौकी पे खड़े हैं? क्यों खड़े हैं? कल मेरे भाई को उठाए थे ये इन्होंने मुझसे रिश्वत मांगी, लोग 5 लाख रुपए दे दो। मैंने 50,000 रुपए ने रात दे दिया, 1,000 रुपए इन्होंने दारू को मांगे और फिर 4.5 लाख रुपए मिलके मैं सुबह दे दूंगा। इन्होंने कहा तेरे भाई को सुबह छोड़ देंगे और इन्होंने फांसी लगा के मार दिया इन्होंने। और सुबह से मैं 6 बजे से खड़ा हूँ, रात में 9:30-10 बजे तक यहीं पर भूखा प्यासा मैं मेरी मम्मी मेरा भाई बेटी यहीं पे। किसने मांगे थे पैसे? इन्होंने मारे थे ये दरोगा। देखिए, जो मृतक हैं इनका आइडेंटिफिकेशन योगेश कुमार सन ऑफ तेजवीर सिंह, ये मूल रूप से खैर अलीगढ़ के रहने वाले हैं, उनके रूप में हुआ है, जो यहाँ पर चिपियाना में एक डोनाल्ड पार्टीज वर्कशॉप करके है, एक बेकरी की दुकान है, उसमें काम करते थे। जो अभी तक जांच के क्रम में हमको पता चला है कि एक इनकी सहकर्मी द्वारा भी इन पर कुछ एलिगेशन लगाया गया था और उस जांच के क्रम में इनको चौकी बुलाया गया था और आज सुबह 10 बजे के आसपास इन्होंने यहाँ चौकी में जो साइड पे बैरक है उधर सुसाइड किया। तो तत्काल इनको जो पास का हॉस्पिटल है उधर शिफ्ट कराया गया था, लेकिन उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। सीतापुर जिले में हुए दिल दहलाने वाले सामूहिक हत्याकांड में जांच और पुलिस की पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस पूछताछ में मां और भाई समेत 6 लोगों की हत्या करने वाले आरोपी अजीत ने पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाली कुछ बातें कबूली हैं। पूछताछ में अजीत ने कहा कि मेरे भाई अनुराग का पूरा परिवार मुझे नकारा समझता था, सब कहते थे ये तो मास्टर है, क्या कर पाएगा। बहुत दिनों से अपमानित महसूस कर रहा था। जब भाई अनुराग ने कर्जा चुकाने की बात से इनकार किया तो गुस्सा आ गया और इसी गुस्से में सबको मार दिया। आईजी रेंज तरुण गावा ने एसपी चक्रेश मिश्र के साथ प्रेस वार्ता कर इस हत्याकांड के खुलासे का दावा किया। आईजी रेंज तरुण गावा ने बताया कि अजीत ने मात्र 90 मिनट में ही 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद लोगों को गुमराह करने के लिए एक कहानी बनाई। यही कहानी सबको बताई। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो अजीत से सख्ती से पूछताछ शुरू हुई और तब जाकर उसने हत्या की बात कबूल कर ली। आरोपी अजीत सिंह के विरुद्ध रामपुर मथुरा थाने में हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। किया गया है और जो साक्ष्य घटनास्थल से मिले हैं उससे मैंने जैसे बताया कि अभियुक्त अजीत के सम्मिलित होने का पूर्णता साक्ष्य के आधार पर स्पष्ट हो रहा है। तमाम ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जो इस खुलासे पे जो है सब क्वेश्चन लगा रहे हैं कि क्या एक जो जिसके भी कुछ दिन पहले बाईपास सर्जरी हुई हो और जिसको डॉक्टर के बताया जाता है कि उसे मतलब शोरगुल से अलग रहना, उसको आराम मिलना चाहिए, तो क्या वो ऐसा एक हार्ट पेशेंट जो सर्जरी जिसकी हुई है वो 6 घटनाओं में शामिल हो सकता है और वो भी वेपन से हम अंजाम दिया हो? देखिए, वो बहुत समय से जैसे मैंने बताया प्रताड़ित महसूस कर रहा था और उस रात को भी एक इमीडिएट रीजन उसके पास भी रहा, ये भी हमारे सामने आया है।
और जो भी एविडेंसेस घटनास्थल से प्राप्त हुई और जो और छानबीन की गई उससे मैंने बताया कि पर्याप्त साक्ष्य हमारे पास हुए कि उसके द्वारा ये घटना को कारित किया गया। ये अवैध असलाह जो इसमें प्रयोग किया गया उसके द्वारा, ये इसके संबंध में कुछ आपने जानकारी ली, कहाँ से उसके पास आया? हाँ, उसके बारे में छानबीन की गई है। वो उसके पास घर में पहले से मौजूद था, जिसकी जानकारी उसके द्वारा दी गई है और अभी विवेचना प्रचलित है। अभी अन्य बिंदुओं पे और भी छानबीन की। सर, आखिरी सवाल, कितनी टीमों ने कितने घंटे तक ये जांच कर निष्कर्ष निकाला है? देखिए, ये 10-11 की रात्रि में घटना कारित की गई थी, जिसकी सूचना पुलिस को 11 सुबह प्राप्त हुई थी और फिर सायंकाल तक पोस्टमार्टम होते हुए और देर रात्रि में रिपोर्ट आते हुए स्पष्ट हो गया था कि ये हत्या की एक घटना है। और इसके बाद पिछले 5 दिनों में विभिन्न टीमें इसमें सम्मिलित रही हैं। सर्विलांस टीम, एसओजी टीम, थाने की टीम, स्पेशलाइज्ड टीम जो विशेषज्ञों की थी, उन सब लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया। सीन भी रिक्रिएट कराया गया और सभी साक्ष्य एकत्रित करके ये तथ्य सामने आए हैं, जिसके अनुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद और उससे पहले मौका वारदात है, कुल कितने कार्टलेज मिले हैं? पोस्टमार्टम हो जाने के बाद जो रिकवर माल कोठरी में आया या मौके पे मिले, कितने हैं कुल कार्टलेज, कितने मिले? देखिए, जो प्रेस नोट में आपको ये डिटेल्स दे दी हैं, इसमें 4 खोखे जो हैं वो घटनास्थल के विभिन्न स्थानों से मिले थे और साथ ही में एक खोखा जो कि तमंचे के अंदर फंसा हुआ था, वो था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव गर्मी की छुट्टी पर खटाखट विदेश चले जाएंगे। विपक्ष पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री ने दावा किया कि 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन टूटकर बिखर जाएगा। मोदी ने पूर्व उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में अलग अलग रैलियों को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि इस चुनाव में देश के सामने 2 मॉडल हैं। एक तरफ राजग का संतुष्टिकरण मॉडल है और दूसरी तरफ सपा कांग्रेस का तुष्टिकरण मॉडल है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों द्वारा ईवीएम को लेकर उठाए गए सवालों को खारिज करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव में 400 सीट जीतने का लक्ष्य ईवीएम का खेल नहीं है, बल्कि ये हर मां बहन का आशीर्वाद है जिनको पक्का घर मिल चुका है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और जौनपुर, भदोही और प्रतापगढ़ जिलों में आयोजित 4 जनसभाओं को सिलसिलेवार संबोधित करते हुए भाजपा के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण इलाके में मोदी ने जहां एक तरफ विकास की उम्मीद जगाई, वहीं विपक्षी दलों के समूह इंडिया गठबंधन पर जमकर प्रहार किया। मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में हिंदू पक्ष ने दलील दी कि विवादित संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में आज की तिथि तक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड या ईदगाह के इंतजामिया कमेटी ने कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया है। हिंदू पक्ष की ओर से यह भी कहा गया कि उस संपत्ति में सुन्नी बोर्ड और इंतजामिया कमेटी के नाम कोई बिजली का बिल तक नहीं है और वे अवैध तरीके से बिजली का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में बिजली विभाग द्वारा उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कुछ देर सुनवाई के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई की तारीख 20 मई 2024 तय की और इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की अदालत कर रही है। अब इस मामले में 20 मई को सुनवाई होगी। दारुल उलूम परिसर में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। अब महिलाएं परिसर में नहीं आ पाएंगी। प्रबंधन का कहना है कि यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि युवतियां परिसर में आकर अपने मोबाइल पर रील बनाती थी और सोशल मीडिया पर डालती थी। इसी वजह से छात्रों की पढ़ाई पर प्रभाव पड़ता था, जिसे देखते हुए ये फैसला लिया गया। मौलाना ने कहा कि दारुल उलूम का एक तालीम गृह है और किसी भी शैक्षणिक स्थान पर इस तरह के कृत्य बेहतर नहीं है। इसके तहत संस्था के अंदर निर्माणाधीन लाइब्रेरी और एशिया की प्रसिद्ध मस्जिद रशीदिया में भी महिलाओं की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।